पर्यावरण और आपदा प्रबंधन को लेकर के सबसे पहले इसे दो कैटेगरी में हम रिवीजन करने जा रहे हैं। पहला हम राष्ट्रीय स्तर के कुछ ऐसी घटनाओं को देखेंगे जो एनवायरनमेंट के दृष्टिकोण से भारत में चर्चा का विषय रही और परीक्षा में पूछे जाने की संभावना रहेगी। दूसरे सत्र में हम यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण के घटनाक्रमों को देखेंगे जो वैश्विक स्तर पर विभिन्न सम्मेलन है, विभिन्न तरीके के प्रयोजन है, विभिन्न तरीके की समस्याएं रही हैं, उनको लेकर के क्या क्या टॉपिक चर्चा का विषय रहे उस टॉपिक को भी हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर प्रारंभ करेंगे भारत के संदर्भ में। तो भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। सबसे इंपॉर्टेंट पहलू यही है, ज्यादातर ऐसी चीजें पूछी जाती हैं कि कौन सा बाघ अभ्यारण्य अभी हाल ही में घोषित किया गया, उसका नाम या किस राज्य में है। तो इस संदर्भ को ही सबसे पहले हाईलाइट कर लीजिए और प्रारंभ करते हैं बाकी यहाँ पर इससे संबंधित अन्य बिंदुओं को। तो भारत सरकार के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था, जिसका एक तरीके का उद्देश्य था कि भारत में बाघों की संख्या को किस तरीके से संरक्षण देकर के उसमें वृद्धि की जाए, और इसमें काफी हद तक देखा जाए तो भारत सफल भी रहा। अब तक देखे जाए तो शुरुआती समय में 1973 में 9 बाघ अभ्यारण्य थे। इनकी संख्या 2025 में कितनी हो गई है? 58। थोड़े से टॉपिक को ऐसे संदर्भित घटनाक्रमों को हम हाईलाइट कर लेते हैं, क्या क्या चीजें हैं थोड़ा सा चर्चा का विषय रह जाती हैं या परीक्षा के दृष्टिकोण से शुरुआती क्या टॉपिक यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि घोषणा तिथि कब रही? 7 मार्च 2025। स्थान कहाँ है? शिवपुरी मध्य प्रदेश में। भारत का कौन सा है? 58वां टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश का कौन सा है? तो 9वां टाइगर रिजर्व है। इस टाइगर रिजर्व की बात करें तो यहाँ पर इसका जो कोर क्षेत्र है 375.233 वर्ग किलोमीटर का है। वहीं अगर आप बफर क्षेत्र को देखें तो 1276.5154 वर्ग किलोमीटर का है, और कुल क्षेत्रफल देखा जाए तो कितना हो गया? 1651.387 वर्ग किलोमीटर एरिया इसका है। वहीं यह क्षेत्र जो है ग्वालियर और चंबल के अंचल में यहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सिफारिश पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38(5) के तहत इसका यहां पर घोषणा की गई है। दिसंबर 2024 में देखा जाए तो रतापानी जो था अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में ही 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, 57वां भी और 58वां भी, दोनों जो अभी हाल फिलहाल घोषित किए गए, पिछला भी घोषित किया गया, वो कितना है, कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। इसी संबंधित एक प्रश्न यहाँ पे देख लें कि भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो आंसर है आपका माधव टाइगर रिजर्व। एक और यहाँ पे देखें तो एक और टॉपिक जो चर्चा का विषय बना, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों को लेकर के भी अक्सर आपके परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। सिमलीपाल है कहाँ? तो उड़ीसा में है। उड़ीसा की बात करें तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित किया गया है, और इसके साथ ही भारत का ये कौन सा 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है। तो ये चीज थोड़ा सा हाईलाइट रहेगी। बाकी इन टॉपिक्स को हम यहाँ पर रिवाइजन करने के लिए अगर आपको कौन से टॉपिक पर ध्यान रखना है तो ये जो चीजें हैं इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। जब भी टॉपिक को रिवाइज करना है तो इस पर ध्यान दीजिएगा। स्थान कहाँ है? मयूरभंज जिला। जिले के बारे में अगर पूछता है, कई बार राज्य कई बार जिले दोनों चीजें पूछी जाती हैं, तो मयूरभंज जिला उड़ीसा। क्षेत्रफल कितना है? 845.70 वर्ग किलोमीटर। शेष 2750 वर्ग किलोमीटर जो है वो वन्यजीव अभ्यारण्य है। मानव गतिविधियां क्या यहाँ पर हो सकती हैं? तो राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में पूरी तरीके से मानवीय गतिविधियां निषिद्ध होती हैं, जबकि अभ्यारण्य में जो होता है वह सरकार के माध्यम से कुछ सीमित यहाँ पे अनुमति दी जाती है कार्य प्रक्रियाओं को लेकर के। विशेष पहचान के दृष्टिकोण से बात क्या करेंगे तो विश्व का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां मेलेनिस्टिक बाघ यहां पर पाए जाते हैं। जैव विविधता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 40 रॉयल बंगाल टाइगर, उड़ीसा के 25% हाथी और 104 आर्किड जो प्रजातियां हैं इसी यहां पर आपको राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाएंगे। वनस्पतियां कौन सी प्रमुख इस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो साल वृक्ष प्रधान वन, नम पर्णपाती और अर्ध सदाबहार प्रजातियां मुख्य रूप से इसमें पाई जाती हैं। जीव जंतुओं की बात करें तो सांभर, चीतल, बार्किंग डियर, गौर और माउस सिरण ये यहाँ के प्रमुख यहाँ पे जीव जंतु हैं। भू आकृति कैसी है? तो दक्कन प्रायद्वीपीय जैव विविध भौगोलिक स्थिति है। छोटा नागपुर पठार भी है और महानदी क्षेत्र का हिस्सा है। बहरे पानी और जोरंडा जैसे यहाँ पे जलप्रपात हैं। खैरी बुरु और मेधाशनी की ऊंची चोटियां हैं, और ग्रेटर सिमलीपाल लैंडस्केप प्रोग्राम के तहत देखा जाए तो इस क्षेत्र का यहाँ पे संरक्षण भी किया जा रहा है।
क्योंकि जैव विविधता के दृष्टिकोण से एक इंपॉर्टेंट आपका ये क्षेत्र है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ पर देख ली। इसी पर एक क्वेश्चन अगर हम देखें कि हाल ही में घोषित भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान के खीचन और मेनार दो नए यहाँ पे रामसर स्थल घोषित किए गए। एक ऐसा टॉपिक जो अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है रामसर स्थलों के बारे में। तो देखा जाए तो ये चर्चा का यहाँ पर विषय क्यों बना है, 4 जून 2025 को, इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पे देख ही लेते हैं, तो हाईलाइट कर लीजिएगा इतना पॉइंट यहाँ पे क्या है, कौन कौन से घोषित किए गए हैं। तो राजस्थान के दो क्षेत्र हैं, खीचन और मेनार। खीचन जो है कहाँ पड़ता है, जोधपुर फलोदी में, और मेनार जो पड़ता है वो उदयपुर में पड़ता है। भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है, तो इसको यहाँ पे देखिए संख्या बढ़कर के कितनी हो गई है आपकी, 91 हो गई है। ठीक है, इससे भारत एशिया में सबसे अधिक आर्द्रभूमि संरक्षण वाला देश भी बन गया है। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है, एशिया में सर्वाधिक आर्द्रभूमि क्षेत्र जो है या भूमि जो है वो किस देश में है, तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। घोषणा तिथि 4 जून 2025 को, घोषणा करने वाले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। स्थान हमने देख लिया, मेनार, उदयपुर, खीचन, जोधपुर, फलोदी। इसके बारे में थोड़ी सी चीजें हम डिस्कस करेंगे, कुछ हाईलाइट संदर्भ में। दोनों ही आर्द्र भूमियों की थोड़ी सी विशेषता जो होती है वो भी कई बार क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट विषय बन जाता है, इसलिए इसको थोड़ा देखते हैं। पहला, मेनार आर्द्र भूमि कैसी है, ये ब्रह्म डांठ और खिरोदा तालाबों से बनी है, मीठे पानी के मानसूनी आर्द्र भूमि है। मेनार की जैव विविधता की बात करें तो यहाँ पर 110 से ज्यादा जल पक्षी की प्रजातियां पाई जाती हैं, संकटग्रस्त सफेद पंख वाले गिद्ध पाए जाते हैं, और लंबी चोंच वाली भी गिद्ध यहाँ पर उपस्थिति देखने को मिलती है। खीचन आर्द्रभूमि की बात करते हैं तो यहाँ पर थार रेगिस्तान में स्थित है, रातरी नदी और विजय सागर तालाब यहाँ पर स्थित है, इनसे मिलकर के ये आर्द्रभूमि का निर्माण होता है। खीचन का जो महत्व है कि सर्दियों में अगर यहाँ पर हम देखें तो प्रवासी पक्षी क्रूजा का यहाँ पे प्रमुख आश्रय स्थल है। भारत का पहला जो रामसर स्थल घोषित हुआ था 1981 में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है, और चिल्का झील जो कि ओडिशा में है। इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल की बात करें तो कौन सा है, सुंदरबन, पश्चिम बंगाल में है, जो कि 4.23 लाख यहाँ पर हेक्टेयर में है। जबकि सबसे छोटा भारत का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो रेणुका झील हिमाचल में 20 हेक्टेयर में है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट संदर्भ है। इसी पर एक क्वेश्चन है कि भारत में 2025 में घोषित 90वां और 91वां जो रामसर स्थल है वो कौन से है, तो खीचन और मेनार, आंसर हो जाएगा बी। आर्द्रभूमियों को लेकर के कई बार कन्वेंशन और सम्मेलनों का भी आयोजन होता है। तो आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन का 15वां सीओपी सम्मेलन 2025 ये कहां हुआ, तो 23 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक यहाँ पे जिम्बाब्वे में हुआ। रामसर यानी कि सीओपी का ये कौन सा सम्मेलन था, तो ये 15वां सम्मेलन था। इस बार का देखा जाए जो विषय था वो क्या है, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि का संरक्षण। बाकी संदर्भ में यहाँ पर क्या क्या जरूरी रहा तो हाईलाइट हमने कर ली है। बाकी कहाँ हुआ था, तो विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे। कब से कब के बीच हुआ, 23 जून से 31 जुलाई 2025। आयोजक कौन था, तो रामसर सचिवालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अधीन हुआ, IUCN के द्वारा। भारत का प्रतिनिधित्व इसमें किसने किया, तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा। और सम्मेलन का विषय हमने देख लिया। भारत का प्रस्ताव क्या रहा, तो सतत जीवन शैली के द्वारा आर्द्रभूमि का विवेकपूर्ण उपयोग। प्रस्ताव के बिंदु, सार्वजनिक निजी सहयोग, शिक्षा व जन जागरूकता, विवेकपूर्ण उपयोग। भारत के प्रस्ताव को यहाँ पे स्वीकृति भी मिल गई है। प्रतिभागी देशों की बात करें तो 172 हैं, वैज्ञानिक, NGO, पर्यावरणविद भी इसमें शामिल होते हैं। पिछला जो सम्मेलन हुआ था तो कहाँ हुआ था, तो वुहान चीन में 5 से 13 नवंबर 2022 को, और अगला सम्मेलन जो होगा COP 16 2028 में। क्वेश्चन है कि रामसर कन्वेंशन COP 15 का आयोजन कहाँ हुआ, तो आंसर हो गया विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे। इसके बाद है इंदौर एवं उदयपुर को आर्द्रभूमि प्रमाणित शहरों की सूची में शामिल किया। अभी हम आर्द्रभूमि क्षेत्रों की बात कर रहे थे, अब यहां पर देखिए तो आर्द्रभूमि शहर की बात कर रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, इसको भी थोड़ा सा समझते हैं आखिर ये क्या है। तो देखिए रामसर आर्द्रभूमि संधि, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। वेटलैंड सिटी एक्रीडेशन स्कीम में उन शहरों को शामिल किया जाता है जिसमें आर्द्रभूमि का संरक्षण, सतत प्रबंधन और स्थानीय समुदाय की भागीदारी
सुनिश्चित हो। तो ऐसे शहरों को हम आर्द्रभूमि शहर कह सकते हैं। जनवरी 2025 में देखा जाए तो इंदौर और उदयपुर को इस सूची में हमने शामिल किया है। ठीक है, अगला है श्री गंगानगर एवं बर्निहाट भारत के सबसे प्रदूषित शहर घोषित हुए हैं। इसमें जनवरी 2025 में रामसन कन्वेंशन की स्थायी समिति की 64वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। भारत से इंदौर उदयपुर को इसमें शामिल किया गया है। देखा जाए तो इंदौर पहले से ही भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी माना जाता है। इंदौर की सिरपुर झील पहले से ही रामसर स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त कर चुकी है। इसके अलावा उदयपुर जो है शहर 5 प्रमुख आर्द्र भूमियां हैं। कौन कौन सी हैं तो ये थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं। पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई। इसके अलावा देखा है तो भारत के द्वारा भोपाल को इसके लिए नामित किया गया था, लेकिन उसे यहाँ पे मान्यता नहीं मिली है। वर्तमान में बात करें तो विश्व के 27 देशों के 74 शहर इस सूची में शामिल हैं। और हर वर्ष देखा जाए तो आर्द्रभूमि जो दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में कौन से भारतीय शहर को वेटलैंड एक्रीडेशन सिटीज की सूची में यहां पे शामिल किया गया है? तो 2 शहर हैं, इंदौर और उदयपुर। नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट 2025, ये पहली बार है जब नदी डॉल्फिन की गणना की गई है। कब की गई? 3 मार्च 2025 को। किस अवसर पर? तो विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर। तो ये थोड़ा सा हम यहाँ पर इसको हाईलाइट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट थोड़े से पहलू हैं। 8 राज्यों की 28 नदियों में इसका सर्वेक्षण किया गया, 8500 किलोमीटर की दूरी तय की गई और ध्वनिक हाइड्रोफोन यानी पानी के नीचे माइक्रोफोन से सर्वेक्षण किया गया। भारत की पहली नदी डॉल्फिन की गणना की रिपोर्ट जारी की गई। गंगा एवं सहायक नदियों में सर्वेक्षण किया गया। 2 प्रजातियां यहां पर हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। तो गंगा डॉल्फिन है और सिंधु डॉल्फिन है। दोनों प्रजातियां किस श्रेणी में शामिल हैं? तो लुप्त प्राय श्रेणी में शामिल है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत देखा जाए तिन्हें अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किया गया है। कुल अनुमानित संख्या, इसको यहां पर हम हाईलाइट करके, ये चीजें थोड़ी सी पूछी भी जा सकती हैं, ज्यादा चांसेस है। कुल अनुमानित संख्या है 6327 डॉल्फिन, गंगा 6324 और सिंधु में 3। राज्यवार बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2397 सर्वाधिक गंगा डॉल्फिन पाई गई, बिहार में 2220, पश्चिम बंगाल में 815, असम में 635, झारखंड में 162, राजस्थान और मध्य प्रदेश को मिलाकर के 95 और पंजाब में 3 जो कि सिंधु डॉल्फिन है। तो सिंधु डॉल्फिन सिर्फ एक ही राज्य में पाई गई है, वो भी पंजाब में, क्योंकि सिंधु नदी वहां से होकर के बहती है। नदी बार की बात करते हैं तो गंगा की मुख्य धारा में 3274, गंगा की सहायक नदियों में 2414, ब्रह्मपुत्र में 584, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में 412 और ब्यास नदी में 101। तो अलग अलग नदियों या उसकी सहायक नदियों में गंगा डॉल्फिन की उपस्थिति यहां पर देखी गई है। आवास पसंद की बात करें तो नदियों का संगम जहां हो रहा है उनकी संख्या ज्यादा मिली है। घुमावदार रास्ते या मध्य चैनल द्वीप पर इनकी उपस्थिति अधिक देखने को मिली है। संकट क्यों है? क्योंकि शिकार ज्यादा हो रहा है, उद्देश्यपूर्ण हत्या की जा रही है, आवासीय विनाश की स्थिति देखने को मिल रही है। 1980 के बाद से कम 500 मौतें यहां पर हो चुकी हैं इनकी। प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020 में भारत सरकार के द्वारा यहां पर शुरू किया गया था इन्हीं के लिए। क्वेश्चन है, नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर क्या है कि भारत में नदी डॉल्फिन की कुल संख्या अनुमानित 6327। अगला है, टॉपिक मिसिंग है। सेरा की एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें स्वतंत्र एक संगठन है सीआरईए, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, जिसमें भारत के शहरों PM10 और PM2.5 प्रदूषण स्तर का यहाँ पर आकलन किया गया। और इसी में अगर देखा जाए तो भारत के सबसे प्रदूषित शहरों की एक सूची के संदर्भ में यहाँ पे जानकारी दी गई है। 2024 में 253 शहरों में से 206 शहरों में PM10 NAAQS मानक पार कर चुके हैं। श्री गंगा नहर जो कि राजस्थान में है को भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर PM10 के तहत घोषित किया गया है। श्री गंगानगर की PM10 औसत वार्षिक सांद्रता 236 माइक्रोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर यहां पर देखने को मिला है।
मीटर क्यूब। इसके बाद ग्रेटर नोएडा में 226, दिल्ली का 211 रहा है। वहीं पीएम 2.5 के मामले में देखें तो बर्नीहाट जो कि मेघालय में है, भारत का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। तो पीएम 10, पीएम 2.5 दोनों के दृष्टिकोण से इसको ध्यान रखना है। बर्नीहाट का कितना है 126, दिल्ली का 105 और गुरुग्राम का 91। तो यहाँ पर पीएम 2.5 यहाँ पर टॉप 3 यहाँ पर सबसे प्रदूषित शहरों की सूची है। इसी पर एक क्वेश्चन है, ट्रेसिंग द हैजी हेयर 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर पीएम 2.5 के आधार पे कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा आपका बर्नीहाट। मैंग्रोव स्थल गुनेरी जो है गुजरात में, ये थोड़ा सा चर्चा का विषय यहाँ पर क्यों रहा है, तो आइए उसको थोड़ा देखते हैं। जनवरी 2025 में गुजरात सरकार ने कच्छ जिले के लखपत तालुका स्थित गुनेरी गांव के अंतरदेशीय मैंग्रोव वन क्षेत्र को राज्य का पहला जैव विरासत स्थल घोषित किया और यह स्थल दुर्लभ इनलैंड मैंग्रोव इकोसिस्टम के तहत आता है। तो इस कारण से ये चर्चा का विषय है। थोड़ा सा इसको कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट भी कर लेते हैं, जो चीजें हमें यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बातें हैं। पहला, जिसे गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है, नाम गुनेरी मैंग्रोव वन, स्थान कच्छ जिला, लखपत तालुका, गुनेरी गांव। कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8778 हेक्टेयर। यह स्थल समुद्र अरब सागर से लगभग 45 किलोमीटर दूर है, कोरी क्रीक से लगभग 4 किलोमीटर के अंदर है और गुनेरी का मैंग्रोव वन अंतरदेशीय मैंग्रोव परिस्थिति तंत्र है और ज्वार भाटा से मुक्त है। इसका उद्देश्य, इस घोषणा का उद्देश्य क्या है कि जैव विविधता का संरक्षण करना है और अब तक केवल 8 ज्ञात स्थल है जहां पर अंतरदेशीय मैंग्रोव विश्व में पाए गए हैं। क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल कौन सा घोषित किया गया? तो आंसर है गुनेरी मैंग्रोव वन। अगला इसमें है अरालम वन, भारत का पहला तितली अभ्यारण्य घोषित हुआ है। ये केरल राज्य वन्यजीव बोर्ड ने अरालम वन्यजीव अभ्यारण्य को भारत का पहला तितली अभ्यारण्य घोषित किया है। तो इसको यहाँ पर हाईलाइट कर लीजिएगा। मुख्य उद्देश्य क्या है कि प्राकृतिक आवास के संरक्षण के दृष्टिकोण से तितलियों के जीवन चक्र और प्रजनन हेतु संरक्षित एक वातावरण प्रदान करना, गलियारों की सुरक्षा, मौसमी प्रवास, जन जागरूकता, सहभागिता, स्थानीय समुदायों को जोड़ना और अनुसंधान और इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। थोड़ा सा अरालम तितली के बारे में हम थोड़ा यहाँ जान लेते हैं, क्यों यहाँ पर एक चर्चा का विषय है। कन्नूर जिला केरल के पश्चिमी घाट का हिस्सा है। क्षेत्रफल 55 वर्ग किलोमीटर है। प्राकृतिक आवास उष्णकटिबंधीय और अर्ध सदाबहार वन क्षेत्र में स्थिति। तितलियों की विविधता की बात करें तो 266 से ज्यादा प्रजातियां हैं और केरल की कुल तितली विविधता लगभग 80% है। दुर्लभ दृश्यों की बात करें तो सामान्यतः अल्बाट्रॉस, डेनाइन समूह और कई स्थानिक प्रजातियां देखने को मिलती हैं। प्रवास काल मोस्टली दिसंबर से फरवरी के बीच। 1984 में देखा जाए तो अरालम वन्यजीव अभ्यारण्य की घोषणा की गई थी और अनुसंधान परंपरा जो है मालाबार नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से पिछले 20 वर्षों से लगातार सर्वेक्षण भी किया जा रहा है। क्वेश्चन है कि भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहां घोषित किया गया है? तो केरल का अरालम। अगला है ऑपरेशन ओलिविया। ये भारतीय तटरक्षक बलों के द्वारा वार्षिक मिशन समुद्री संरक्षण और विविधता के सुरक्षा के दृष्टिकोण से चलाया जाता है और इस वर्ष नवंबर से मई तक देखा जाए तो ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में चलाया गया ताकि विश्व प्रसिद्ध ओलिव रिडले कछुओं के सामूहिक घोंसले बनाने की प्रक्रिया को पूरी तरीके से सुरक्षित किया जा सके। अब इसके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ताजा अभियान जो है 2025 में चलाया गया है। ऋषिकुल्या एक नदी है के मुहाने पर 6.98 लाख से अधिक ओलिव रिडले कछुए घोंसले बनाते हैं और विश्व के सबसे बड़े कछुए घोंसलों में से ये एक है। वार्षिक आयोजन होता है इनका। कछुए के सुरक्षित घोंसले और अंडे देने के लिए गाहिर माथा बीच और आसपास के क्षेत्रों की रक्षा की जाती है। संरक्षण का प्रयास अगर हम बात करें तो अब तक 5,387 से अधिक सतही गश्ते और 1,768 हवाई निगरानी यहां पर मिशन पूरे किए गए। कछुओं की संख्या बात करें तो 8 लाख से अधिक कछुए जो है ओडिशा के तट पर आते हैं और सामूहिक रूप से घोंसले बनाते हैं। इतनी बड़ी संख्या में आप समझ सकते हैं इनका प्रवास होता है। एक तरीके से सामुदायिक संरक्षण की प्रक्रिया है। इसी पर एक और टॉपिक आता है कि भारत में चिड़ियाघर का पहला बायो बैंक 2025
ये कहाँ है, उससे संबंधित प्रक्रिया यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो बायो बैंक है वो जानवरों के उतक और प्रजनन कोशिकाओं को क्रायोजेनिक तकनीक से लंबे समय तक सुरक्षित रखने की एक प्रक्रिया है। 1 फरवरी 2025 को ऐसा भारत का पहला चिड़ियाघर बायो बैंक स्थापित किया गया है। कहाँ है, थोड़ा सा आइए इसके बारे में जान लेते हैं। यह सुविधा पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग चिड़ियाघर, पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय सीसीएमबी हैदराबाद के सहयोग से स्थापित हुआ है और उद्देश्य क्या है, लुप्तप्राय प्रजातियों के उतक कोशिकाओं के नमूनों का संरक्षण करना, मृत जानवरों के प्रजनन कोशिकाओं में भी इसमें सुरक्षित रखना। ठीक है। 196 डिग्री तापमान पर तरल हाइड्रोजन डीएनए सामग्री को इसमें संरक्षित किया जाता है और इससे भारत का वन्यजीव संरक्षण बायोटेक्नोलॉजी के वैश्विक नेटवर्क में एक सक्रिय भूमिका निभा सकता है। इसी पर एक क्वेश्चन है कि भारत का पहला चिड़ियाघर बायो बैंक किस स्थान पर स्थापित किया गया, तो आंसर हो जाएगा आपका दार्जिलिंग। अगला है कि भारत ने ALMM के तहत 100 गीगावाट और पीवी विनिर्माण की उपलब्धि को हासिल किया है। ये अपने आप में देखा जाए तो अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर के तहत भारत को 100 गीगावाट पीवी मॉडल निर्माण यानी कि आत्मनिर्भर भारत बनने के संकल्प को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। 2030 तक हम 500 मेगावाट गैर जीवाश्म ईंधन प्राप्त करने के लक्ष्य के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। 2014 में भारत की जो सौर मॉड्यूल क्षमता थी वो 2.3 गीगावाट थी, जो अब बढ़कर 100 को भी पार कर गई है। पीएलआई योजना इसके लिए एक प्रमुख रही है। 2019 में MNRE ने ALMM आदेश जारी किया। 2021 में पहली सूची प्रकाशित हुई। 4 वर्षों में क्षमता हमारी 12 गुना बढ़ करके 100 हो गई। इसके अलावा देखा जाए तो स्वीकृत निर्माताओं की संख्या 21 थी, जो अब बढ़कर के 100 हो गई है। 123 इकाइयां संचालित है। तो इस तरीके से हम लगातार इस क्षेत्र में भी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार एक टारगेट को अचीव कर रहे हैं। तो इसी संबंधित एक टॉपिक है कि हाल ही में समाचारों में रहा ALMM किससे संबंधित है, तो सौर पीवी मॉड्यूल निर्माण को लेकर के। ये एक टॉपिक है जो कि चर्चा का विषय बना रहता है और कई बार इस पर प्रश्न बन जाते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 प्रकाशन हो चुका है। किसके द्वारा? वन अनुसंधान संस्थान FRI के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? तो हर 2 वर्ष में किया जाता है। यह संस्थान है कहाँ? तो देहरादून में है। 21 दिसंबर 2024 को देखा है तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने इसकी 18वीं रिपोर्ट यहाँ पर जारी की है। अब इससे संबंधित कुछ डेटा है, इस डेटा को सारी चीजों को यहाँ पर अच्छे से देख लेते हैं एक एक करके। इसलिए मैं इसको हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ क्योंकि ये सारे पॉइंट कोई भी टॉपिक पर क्वेश्चन बन सकता है। तो भारत का कुल वन एवं वृक्षावरण कितना हो गया है? 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, जो कि एरिया का आपका 25.17% है। कुल वनावरण की हम बात करें तो 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल आपका 21.76% है। कुल वृक्षावरण की बात करें तो 1,12,014 वर्ग किलोमीटर यानी कि 3.41% है और 2021 की तुलना में वन एवं वृक्षावरण जो है 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इसके अलावा वनावरण में कितनी वृद्धि हुई? 156 वर्ग किलोमीटर। वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई? 1289 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य कौन से हैं? तो छत्तीसगढ़ 684 वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 559 वर्ग किलोमीटर, उड़ीसा 559 किलोमीटर टॉप 3 में। वनावरण में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं? तो मिजोरम 242 वर्ग किलोमीटर, गुजरात 180 वर्ग किलोमीटर, उड़ीसा 152 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक वन और वृक्षावरण वाला राज्य अगर बात करें तो मध्य प्रदेश है, 85,724 वर्ग किलोमीटर का है। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनावरण की बात करें तो लक्षद्वीप 91.33%, मिजोरम 50.34%, अंडमान निकोबार 21.62%। कुल कार्बन स्टॉक की बात करें तो 7,285.5 मिलियन टन, जिसमें 2021 की तुलना में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। इसी पर एक क्वेश्चन है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक वन एवं वृक्षावरण पाया गया? तो आंसर है आपका बी, मध्य प्रदेश। लद्दाख के श्योक गांव को पहला वनस्पति उद्यान मिल चुका है और इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। श्योक गांव जो है गलवान घाटी के पास है, जहां पे हाल ही में कुछ समय पहले 4-5 साल भारत और चीन के मध्य झड़प हुई थी।
तो श्योक गांव गलवान घाटी मार्ग पर पूरी लद्दाख में जो स्थित है, 10 हेक्टेयर सामुदायिक भूमि पर लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान विकसित किया जाएगा और लक्ष्य है कि 2029 तक इसे पूर्ण किया जाएगा। ये बंजर भूमि का एक तरीके से पर्यावरणीय पुनर्संरचना के दृष्टिकोण से काम होगा। इसमें क्या लगाए जाएंगे, तो स्थानीय फलादार फलदार वृक्ष, औषधीय पौधे, दुर्लभ वनस्पतियां, चट्टानों का संरक्षण, इको टूरिज्म, वॉर जोन टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। विशेषताएं क्या रहेंगी, तो अनुसंधान शैक्षिक पर्यटन स्थल के रूप में ग्रो गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक अभियान के तहत इसको विकसित किया जा रहा है। जैव विविधता, मिट्टी की उर्वरता दोनों को यहां पर इसके माध्यम से संरक्षण मिलेगा। पर्यटन को लाभ होगा, सामुदायिक स्वामित्व बढ़ेगा, युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, छात्रों वैज्ञानिकों के लिए वनस्पति अध्ययन केंद्र के तौर पर विकसित होगा और इस तरीके से इसका विकास होगा। अगला है एशियाई विशालकाय कछुआ, जो कि हालिया घटनाक्रम नागालैंड के पेरेन जिले में देखने को मिली। ये जेलियांग सामुदायिक रिजर्व में 10 कछुओं का पुनः प्रवेश हुआ और भारत में पहली सामुदायिक नेतृत्व पहल है। प्रजाति कौन सी है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, कहाँ हुआ है, किस लिए हुआ है, वो तो हम देख रहे हैं। तो ये वैज्ञानिक नाम है मेनोरिया इम्सफेरिया। एशिया की सबसे बड़ी कछुआ प्रजाति है और जंगलों के छोटे हाथी के रूप में भी प्रसिद्ध है। आईयूसीएन की स्थिति लुप्तप्राय है, इंडेंजर्ड है। संरक्षण पहल वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सामुदायिक अभ्यारण्य के तौर पर इसको विकसित किया जा रहा है। बीज प्रकीर्णन, स्वास्थ्य एवं वन पारिस्थितिकी तंत्र के सूचक के तौर पर इन्हें जाना जाता है। खतरे का और समाधान क्या है, कि खतरा है मांस के लिए शिकार इनका होता है बहुत ज्यादा, स्थानांतरित खेती जो होती है वो एक इनके लिए आवासीय विखंडन का कारण बनती है, वनों की कटाई। समाधान हो सकता है कि सामुदायिक आधारित निगरानी, स्थानीय युवाओं को कछुआ संरक्षक के रूप में इसमें शामिल किया जाए। 16वीं एशियाई शेर गणना 2025 देखा जाए तो गिरवन और उसके आसपास पर जो शेरों की संख्या है 19वीं सदी के अंत में 50 से कम रह गई थी, लेकिन निरंतर संरक्षण प्रयासों से इसमें लगातार वृद्धि देखने को मिली है। तो थोड़ा सा इनसे संबंधित जो डेटा है वो यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं, इनको आप सभी यहाँ पर रिवाइज करते समय ध्यान दीजिएगा। तिथि और प्रकाशन 21 मई 2025 को गुजरात सरकार के द्वारा आंकड़े जारी किए जाते हैं, जिनकी 2020 में आबादी जो 674 थी वो 2025 में 891 हो गई, यानी कि 32% की वृद्धि। क्षेत्र कवरेज देखा जाए तो सौराष्ट्र के 11 जिलों में 35,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 2020 की तुलना में 16.67% ही अधिक है। और लिंग अनुपात की बात करें तो वयस्क नर की संख्या वयस्क मादा से कम है। भविष्य में इसके कारण और भी ज्यादा इसमें संभावना है वृद्धि की। इसके अलावा प्रत्यक्ष बीट सत्यापन पद्धति का उपयोग किया गया। पहली शेर गणना जो हुई थी 1936 में जूनागढ़ के नवाब के द्वारा कराई गई। निवास विस्तार गिर संरक्षित क्षेत्र है, बाहर से भी शेरों की संख्या यहाँ पर आपको बढ़ रही है, बर्दा, जेतपुर, बाबरा, जसदन क्षेत्रों में। वानो वन्यजीव संघर्ष के कारण शेरों द्वारा पशुधन पर हमले की घटनाओं में सालाना 10 से 15% की वृद्धि भी हुई है। संरक्षण स्थिति की बात करें तो आईयूसीएन रेड लिस्ट, लुप्तप्राय साइट्स की परिशिष्ट वन में, वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में और प्रोजेक्ट लॉयन 2025 में 2,927.711 करोड़ रुपए यहां पर मंजूर किए गए हैं। जूनागढ़ में एक राष्ट्रीय रेफरल केंद्र की भी स्थापना यहां पे प्रस्तावित है। इसी पर एक क्वेश्चन है 16वीं एशियाई शेर गणना के अनुसार गुजरात में एशियाई शेरों की अनुमानित संख्या कितनी है, तो आंसर हो जाएगा 891। नेक्स्ट है भारत में पहली बार खुर वाले जानवरों की संख्या का आकलन 2025 की रिपोर्ट के अनुसार। तो भारत में पहली बार राष्ट्रव्यापी खुर वाले जानवरों की गणना की गई और ये जानवर जो है बाघों के लिए प्रमुख शिकार हथियार आधार है। संरक्षण एजेंसियां जो है इसमें राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान करती हैं। डेटा आधार क्या रहा है, तो 2022 में इसके लिए अखिल भारतीय बाघ आकलन अभ्यास के आंकड़े कलेक्ट किए गए। कवर क्षेत्र जो है 4 प्रमुख बाघ असर वाले भूभाग, जिसमें शिवालिक पहाड़ियां, गंगा मैदान, मध्य भारत, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व और ब्रह्मपुत्र के बाढ़ मैदान। पद्धति क्या रही, कैमरा ट्रैप, फील्ड सर्वे, गोबर इत्यादि के संकेत।
जनसंख्या रुझान क्या कहता है कि जो चित्तीदार हिरण रहे हैं, सांभर है, गौर गैस क्षेत्रों में इनकी अच्छी स्थिति, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में आबादी में गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावट का कारण क्या रहा है? तो आवास का विनाश होना, वनों की कटाई होना, खनन, बुनियादी ढांचे। तो मूलतः अगर आप किसी भी संरक्षण, खासकर जीवों के दृष्टिकोण से अगर आप देखें, तो ये गिरावट के कारण आपको कॉमन है, किसी में भी आप लिख सकते हो, एक बेसिक चीजें हैं, हर जगह यही समस्या है। चिंता की प्रजातियां जो हैं, तो हॉग डियर केवल तराई, गंगा, ब्रह्मपुत्र, बाढ़ मैदान तक सीमित है। बारहसिंगा की बात करें तो अब केवल कान्हा, दुधवा, काजीरंगा में रह गई है, संकट की सूची में है। जंगली भैंसा और पिग्मी हॉक की बात करें तो छोटी और पृथक आबादी ही इनकी रह गई है। इसके अलावा मानव वन्यजीव संघर्ष का समस्या, बाघ संरक्षण पर असर हो रहा है। भारत में करीब 3600 से अधिक बाघ हैं जिनके अस्तित्व के लिए पर्याप्त शिकार आधार आवश्यक है। अगर ये नहीं रहेंगे तो फिर बाघ भी यहाँ पर नहीं रहेंगे या फिर मानव बाघ संघर्ष यहाँ पर बढ़ने लगेंगे, जो भविष्य के लिए यहाँ पर एक बड़ी चिंता का विषय है। और इसके लिए आपको एक जैव विविधता कॉरिडोर भी विकसित करना होगा। इसी पर एक क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में पहली बार किस वन्यजीव समूह की राष्ट्रव्यापी जनगणना की गई? तो खुर वाले जानवरों की। अगला है कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व। ये 30 मई 2025 को तेलंगाना सरकार के द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में कवाल टाइगर रिजर्व और तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिडोर बनाने को लेकर के यहाँ पर घोषणा हुई है। और नामकरण इसका किया गया है आदिवासी नेता कुमराम भीम के नाम पर, जो जल, जंगल और जमीन के अधिकारों हेतु ब्रिटिश और निजाम शासन के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। तो बाघों के लिए अगर आप कॉरिडोर बना देंगे तो पारंपरिक मार्ग डेवलप हो जाएगा, आनुवंशिक विविधता में वृद्धि होगी, स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ेगी। यहाँ तेंदुआ, भालू, हिरण, पक्षियों की प्रजातियां हैं जिनके संरक्षण के में सहायक होगा। कंवल टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये तेलंगाना का पहला टाइगर रिजर्व है, 2012 में घोषित हुआ। गोदावरी नदी का पेद्दावगु और कदम नदियों का प्रमुख जलग्रहण क्षेत्र है यहाँ पर। और शुष्क पर्णपाती वन, सागौन, बांस, टर्मिनिलिया और शोरिया प्रमुख वृक्ष है। अगला है नौरादेही अभ्यारण्य, जो कि मध्य प्रदेश में चीतों का तीसरा ठिकाना। ये नया आवास है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य के बाद अब नौरादेही अभ्यारण्य को चीतों का तीसरा ठिकाना बनाया गया है। एनटीसीए की टीम के द्वारा 2025 में विजिट करके मोहाली, झापा, सिंगापुर क्षेत्रों में फैले 30 किलोमीटर क्षेत्रों को चीतों के लिए उपयुक्त घोषित कर दिया गया है। वृक्ष यहाँ पे साल, सागौन, महुआ, बांस जैसी चीजें पाई जाती हैं। जानवरों की बात करें तो मृग है, जंगली सुअर यहाँ पे पर्याप्त है। और शिकार देखा जाए तो पेंच कान्हा टाइगर रिजर्व से चीतल शिफ्ट किए जाएंगे, यानी कि चित्तीदार हिरण। और इसके अलावा नौरादेही को 2010 में चीतों के लिए प्राथमिकता स्थल भी माना गया है, बाद में हटाया गया, पुनः बसावट की तैयारी है। बेंगलुरु में देखा है तो भारत की नई तेंदुआ राजधानी से घोषित कर दिया गया है। होले मट्टी नेचर फाउंडेशन ने 2024-25 में कैमरा ट्रैप अध्ययन बेंगलुरु में तेंदुओं की आबादी में 80-85 हो गई है और मुंबई में यहाँ पर 454 से ये अधिक हो गई है। मुख्य क्षेत्र बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, तुरहल्ली, बीएम कावल, यूएस कावल, रोयरी चिप एस्टेट, हेसरघट्टा और मैं यहाँ पर आपको इसके अलावा मंडूर में इनकी स्थिति है। 34 स्तनधारी प्रजातियां 8 आईयूसीएन के रेड लिस्ट में है, 4 संकटग्रस्त हैं, 4 निकट संकटग्रस्त हैं। 1972 की अनुसूची 1 में और 22 और अनुसूची 2 में 5 प्रजातियां ऐसी शामिल हैं। इस क्षेत्र में अचानक से संख्या में वृद्धि क्यों हुई है, इसका कारण क्या रहा है? तो देखा जाए तो बनरघट्टा क्षेत्र में बेहतर सुरक्षा और पर्याप्त शिकार, इसके अलावा स्थानीय समुदायों का सह अस्तित्व दृष्टिकोण और संघर्षग्रस्त तेंदुओं का रणनीतिक स्थानांतरण करना। अनुशंसाएं क्या की गई हैं? तो बीएम कावल, यूएम कावल और रोयरिच स्टेट आदि को संरक्षण रिजर्व घोषित करना। और इसके अलावा दुर्गढ़ मुनेश्वर बेट्टा बीएनपी वन्यजीव अभ्यारण्य को सुरक्षित करना, भविष्य में तेंदुओं का स्थानांतरण को रोकना, ऐसे पहले यहाँ पर की गई है। अगला है डीपीएस वेटलैंड फ्लेमिंगो संरक्षण रिजर्व, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में। ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट संदर्भ क्या है कि महाराष्ट्र के राज्य वन्यजीव बोर्ड के द्वारा नवी मुंबई में डीपीएस वेटलैंड को फ्लेमिंगो संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा फ्लेमिंगो के संदर्भ में। फ्लेमिंगो पक्षी क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। फ्लेमिंगो जैसे पक्षी होते हैं सुरक्षित आवास हवाई दुर्घटनाओं का काफी यहाँ पर शिकार हो जाते हैं, तो इसको लेकर के कुछ निर्णय लिए गए। एक निर्णय यह है कि बोर वन्यजीव अभ्यारण्य वर्धा का विस्तार किया जाए।
गरमसुर, यनी डोटका, मिथराजी, उमर विहोरी, मराकसुर गांवों को शामिल कर लिया जाए। देवराई यानी कि पवित्र उपवन जो है, पश्चिमी घाट वैज्ञानिक संरक्षण हेतु यहाँ पे संरक्षण रिजर्व बनाया जाए। इसके अलावा एपीसीसीएफ की अध्यक्षता में एक समिति को भी गठित किया जाए। बात करें अगर फ्लेमिंगो को, तो इनका अपना एक वैज्ञानिक नाम है, फोइनियो कॉप्टेरस परिवार के हैं। प्रमुख प्रजातियां इसमें हैं, ग्रेटर फ्लेमिंगो है, लेसर फ्लेमिंगो है, दो तरीके की है। विशेषताएं हैं कि गुलाबी और लाल रंग, बीटा कैरोटीन युक्त आहार, लंबी टांगे, मुड़ी हुई चोंच और सामूहिक जीवन। प्रजनन एक अंडा, दोनों माता पिता के द्वारा देखभाल। भारत में प्रमुख स्थल की बात करें तो गुजरात का खावड़ा, महाराष्ट्र का नवी मुंबई। और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। जैव विविधता के संकेतक प्रजातियां भी इनको कहा जाता है। अगला है धनुषकोडी फ्लेमिंगो अभ्यारण्य, तमिलनाडु। इसकी घोषणा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर की गई और राज्य का एक प्रमुख फ्लेमिंगो अभ्यारण्य है। क्षेत्रफल व स्थिति की बात करें तो 524.7 हेक्टेयर के क्षेत्र को घोषित किया गया है। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व का ही हिस्सा है। पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो मैंग्रोव वन एवं मडफ्लैट्स समुद्री जीवन यहां पर है, जो पक्षियों के घोंसले के लिए महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिकी महत्व, धनुषकोडी मध्य एशियाई फ्लाईवे पर स्थित है। प्रवासी पक्षियों का महत्वपूर्ण मार्ग है। 10,700 से ज्यादा आर्द्रभूमि पक्षी की 128 प्रजातियां हैं। लेसर फ्लेमिंगो, ग्रेटर फ्लेमिंगो, बगुले, सैंड पाइपर जैसी प्रजातियां यहां पर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा मैंग्रोव जो है तटीय कटाव से रक्षा और प्रजनन स्थल उपलब्ध कराता है। रैप्टर रिसर्च फाउंडेशन चील गिद्ध जैसे शिकारी पक्षियों का संरक्षण हो रहा है। तो ये सारी चीजें यहां पर। इसके बाद है देश का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, जो कि इंदौर में यहां पर स्थापित किया गया है। ये इंदौर नगर निगम भूमि हरित अपशिष्ट की आपूर्ति और परिवहन व्यवस्था को देखेगा। एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड संयंत्र का निर्माण करेंगे, संचालन रखरखाव हरित अपशिष्ट में बदलने का काम करेंगे। और ऐसा अगर आप करते हैं तो उससे लाभ क्या है, इको फ्रेंडली ईंधन डेवलप होगा, टिकाऊ पैकेजिंग सामग्री, फर्नीचर उद्योग, जैविक उर्वरक और बायोडिग्रेडेबल प्लेटें डेवलप की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त अन्य यहाँ पर देखा है तो भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र, जो कि यहाँ पर रीवा में है, मध्य प्रदेश में है, इसको यहाँ पर ध्यान रखिएगा। सफेद बाघ प्रजनन केंद्र अगर आपसे पूछा जाए तो रीवा मध्य प्रदेश में है। तो मंजूरी स्थान की बात करें तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा मंजूरी दी गई। रीवा जिले के गोविंदगढ़ में इसे स्थापित किया गया है और 10 किलोमीटर दूर है ये मुकुंदपुर। सफेद बाघ सफारी से ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो रीवा को सफेद बाघों की भूमि कहा जाता है, तो इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। उन्नीस में गोविंदगढ़ जंगल में महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव ने अंतिम ज्ञात जंगली सफेद बाघ मोहन की खोज की थी। महाराजा ने सफेद बाघों के संरक्षण और प्रजनन कार्यक्रम की शुरुआत की, जिससे दुनिया भर में सफेद बाघों का विस्तार हुआ। इसके अतिरिक्त देखा जाए, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने राज्य सरकार की जैव विविधता संरक्षण प्रतिबद्धता को दोहराया है और स्थानीय लोगों को इसमें शामिल करके इस परियोजना को विकसित करना है। लाभ होगा कि सफेद बाघों का संरक्षण होगा, पर्यटन विकास, अर्थव्यवस्था को मजबूती, स्थानीय लोगों को रोजगार। ठीक है, अगला आता है बंगाल। लगातार तीसरे साल पक्षी गणना में भारत में देखा है तो प्रथम रहा। महत्वपूर्ण बिंदु तो उपलब्धि क्या है कि ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2025 में पश्चिम बंगाल ने 543 पक्षी प्रजातियों की गणना के साथ भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भारत की कुल प्रजातियां देश भर में 1068 पक्षी प्रजातियां दर्ज की गई। शीर्ष जिले जो हैं इनको हाईलाइट कर लीजिए। तो देश भर में 1068 शीर्ष जिले बंगाल, दार्जिलिंग सर्वाधिक 252, दक्षिण 24 परगना में 513। चेकलिस्ट अपलोड। विशेष दुर्लभ जो प्रजातियां पाई गई हैं इसमें है इबिसबिल जलपाईगुड़ी, स्पॉटेड क्रैट बायरोईपुर और कॉमन स्टर्लिंग मालदा में। इसके अलावा बीसी की जीसीबीसी की 2025 का आयोजन जो है 14-17 फरवरी 2025 को किया गया। प्रतिभागी इसमें देखा है तो भारत से 5300 से ज्यादा, 344 जो है पश्चिम बंगाल से। इसके अलावा
शीर्ष राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 543, उत्तराखंड में 446, असम में 414, महाराष्ट्र में 414 और कर्नाटक में 380 रहे। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो एक और चीज यहाँ पे चर्चा का विषय बनती है कि सबसे अधिक गिद्धों की आबादी पाई गई। नवीनतम गणना जो हुई 17 से 19 फरवरी 2025 को हुई। गिद्धों की संख्या 12,981, 2024 में 10,845 थी और 2016 में 6,999। तो लगातार गिद्धों की संख्या में भी आपको वृद्धि देखने को मिली है, जिसको हम थोड़ा सा यहाँ पर हाईलाइट भी कर लें। इसके बाद आते हैं अगले कारणों को लेकर के जो चर्चा का विषय हो सकती हैं। दूसरा चरण है 29 अप्रैल 2025 को गणना हुई। 23 प्रजातियां जो है, भारत में 9 प्रजातियां पाई गई मध्य प्रदेश में, जिनमें से 7 प्रजातियों की उपस्थिति है। स्थानीय निवासी जो गिद्ध यहाँ पर है कौन कौन से हैं तो इंडियन लॉन्ग बिल्ड वल्चर जो कि देशी गिद्ध कहा जाता है, चामर गिद्ध है, गोबर गिद्ध है और रेड हेडेड वल्चर है जिसे राज गिद्ध भी कहा गया है। प्रवासी गिद्ध की बात करें तो मध्य प्रदेश का देखा जाए तो रेड हेडेड वल्चर राजगिद्ध है। प्रवासी गिद्धों की बात करें तो हिमालयन ग्रिफॉन है, यूरोपियन ग्रिफॉन है, सेनेरियस गिद्ध है जो कि काला गिद्ध जिसे कहा जाता है। देखा जाए तो एक समय गिद्धों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज हो रही थी, जिसका कारण क्या था, डाइक्लोफेनाक दवा। इसको धीरे धीरे यहाँ पे प्रतिबंधित कर दिया है क्योंकि ये पशुओं को दिया जाता था, पशु मर जाते थे तो उनको यहाँ पे गिद्ध खाते थे और गिद्ध को खाने के बाद उनकी किडनी इत्यादि खराब होती तो वो खराब मर जाते थे। 2006 में देखा है इसको लेकर के प्रतिबंध लगा दिया गया। अगला यहाँ पे देखा जाए तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग चिड़ियाघर भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक। इसको यहाँ पे देखा जाए तो इसमें 23 प्रजातियों के 60 जंतुओं से डीएनए और ऊतक को यहाँ पे इसमें संग्रहित किया जा रहा है। बायो बैंक में कोशिकाएं, ऊतक, जननात्मक नमूने क्रायोजेनिक पद्धति से 196 डिग्री सेंटीग्रेड पर इन्हें रखा जाएगा। विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत सीसीएमबी के सहयोग से राष्ट्रीय संरक्षण योजना का इन्हें हिस्सा बनाया गया है। भविष्य में इसे दिल्ली राष्ट्रीय चिड़ियाघर और ओडिशा का नंदनकानन चिड़ियाघर में इससे जुड़ जाएंगे। वैश्विक उदाहरण की बात करें तो ऐसा ही बायो बैंक अमेरिका ब्लैक फुटेड फेरेट, नॉर्दर्न वन हॉर्न राइनो जैसी प्रजातियों का पुनर्जीवन संभव हो पाया है। दार्जिलिंग चिड़ियाघर की बात करें तो इसकी विशेषता क्या है तो भारत का सबसे बड़ा उच्च ऊंचाई वाला चिड़ियाघर है। हिम तेंदुआ, हिमालयी भेड़िए, लाल पांडा, अल्पाइन जीवों की बंदी प्रजनन विशेषज्ञता है और गोरल, साइबेरियाई बाघ और दुर्लभ पक्षी इत्यादि भी पाए जाते हैं। अगला है ऑक्सीजन बर्ड पार्क अमृत महोत्सव पार्क या नागपुर में। इसकी उद्घाटन सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा किया गया। नागपुर हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की पर्यावरण पहल के आधार पर विकसित किया गया और तीव्र वृद्धि वाले ऑक्सीजन उत्सर्जित करने वाले वृक्षों से प्रदूषण को नियंत्रित करने का ये कार्य करेंगे। स्थानीय प्रवासी पक्षियों के संरक्षण हेतु एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण इसके माध्यम से किया जाएगा। विशेष जो संरक्षण किया जाएगा इसमें वल्नरेबल इंडियन बेल, गुआम कराया, गोंद कराने वाला एक पक्षी और इंडेंजर्ड येलो फ्लेम यानी कि पीली ज्वाला वाले वृक्ष हैं। पारिस्थितिकी विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पे कमल, लिली पैड तालाब है, रीड बेड है, बांस और ताड़ के बागान है। सामाजिक वानिकी के तहत देखा जाए तो पार्क के तौर पे इसे डेवलप किया गया है। इसके अलावा बनेरघट्टा जैविक उद्यान देश के सबसे बड़े तेंदुआ सफारी के तौर पे इसे डेवलप किया जा रहा है। दक्षिण भारत की यह पहली और देश के सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन बनेरघट्टा जैविक उद्यान कर्नाटक में किया गया। ये केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुसार 20 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है और खुले और वन क्षेत्र में 8 तेंदुए यहाँ पर देखा जाए तो छोड़े गए हैं। प्रशासनिक पृष्ठभूमि 2004 में बनेरघट्टा को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और कर्नाटक चिड़िया प्राधिकरण के घर इसे अधीन लाया गया है। जीवों की बात करें तो चिड़ियाघर, तेंदुआ सफारी, तितली पार्क सहित कई इकाइयां यहां पर आपको मौजूद है। अगला है आदि चुंचनगिरी कर्नाटक और चुलुन्नूर केरल में मोर अभ्यारण्य। ये घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई। उद्देश्य क्या है कि पक्षी मोर के संरक्षण, प्रजनन, आवास सुरक्षा संबंधित पहल तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के द्वारा मोरों के लिए प्रजनन और संरक्षण केंद्र के तौर पर इसे विकसित करना। मोरों की हाल ही में देखा जाए तो मौत हो रही थी जिसका कारण एवियन इन्फ्लुएंजा नहीं बल्कि लू से हुई थी। इसके माध्यम से मोर को भारत की सांस्कृतिक धरोहर और जैव विविधता के प्रतीक के तौर पे पारिस्थितिक संतुलन स्थापित के लिए यहां पर इनका संरक्षण किया जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण के चलिए मुद्दों की बात करते हैं। ये तो हो गए सारे राष्ट्रीय पर्यावरण के मुद्दे। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण के मुद्दों में देखा COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 जो कि बाकू में हुआ 11 से 22 नवंबर 2024 के में मुख्य विषय क्या रहा सभी के लिए, तो इसको यहाँ पे हाईलाइट भी कर लीजिए, कई बार ये पूछा भी गया है। सभी के लिए रहने योग्य ग्रह में निवेश करना। अध्यक्षता बाकू अजरबैजान। अध्यक्ष कौन था? मुख्तार बहादुर ओगलू बाबायेव। भागीदारी UNFCCC के 198 पक्षकार देश। जलवायु वित्त तो विकसित देशों ने वर्ष 2035 तक विकासशील देशों को प्रतिवर्ष $300 बिलियन का प्रस्ताव दिया है। भारत और कई विकासशील देशों ने इसे अस्वीकार कर दिया है। भारत का पक्ष है कि भारत ने कहा है कि वास्तविक आवश्यकता हमें $1 ट्रिलियन प्लस की प्रतिवर्ष है, केवल समन पर फोकस अस्वीकार्य होगा। वैश्विक जो लक्ष्य है कि हमें 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड लक्ष्य पर जोर देना और 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता में वृद्धि कर को रोकने की प्रयास के तहत यहां पर काम करना है। 2070 तक नेट जीरो जो भारत का अपना लक्ष्य है। प्रमुख पहले अगर देखा जाए तो वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन, बाकू पारदर्शिता घोषणा पत्र, वैश्विक कार्बन बाजार समझौता, पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.4 के तहत हानि व क्षति कोष का क्रियान्वयन, हाइड्रोजन घोषणा व हाइड्रोफोर नेट जीरो LAC पहल, बाकू हारमोनिया पहल जिसमें कृषि अनुकूलन समन हेतु कार्य और जलवायु वित्त चुनौती 2 UN रिपोर्ट में 2030 तक विकासशील देशों को प्रतिवर्ष $2.4 ट्रिलियन की आवश्यकता पर रिपोर्ट जो दी है वो है करीब की कितना ट्रांसफर करना चाहिए, वो है एग्जैक्टली $2.4 ट्रिलियन की। भारत की बात करते हैं तो प्रति व्यक्ति 2.9 टन कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर हम वैश्विक औसत का 6.6% से हम बहुत कम यहाँ पर उत्सर्जन करते हैं। 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय क्षमता के लक्ष्य को भी यहाँ पर हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा ऊर्जा संकट, रूस यूक्रेन का युद्ध, गाजा संघर्ष जैसी समस्याएं भी वर्तमान समय में बनी हुई हैं, जिसके कारण ये चीजें यहाँ पर संभव नहीं हो पा रही हैं। इसी पर एक क्वेश्चन देखते हैं। COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित हुआ? तो आंसर है बाकू। अगला है बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। ये 62वां वार्षिक सत्र जर्मनी के बॉन में आयोजित हुआ है, इसको हाईलाइट करेंगे। यह बैठक COP30 बेलेम ब्राजील के पहले जलवायु वार्तों के आधार पर तय करने का एक महत्वपूर्ण स्थिति। 1992 के तहत एक मध्यवर्षीय सम्मेलन है ये। औपचारिक नाम जो है सहायक निकायों का सत्र है। भूमिका क्या है? जलवायु समझौते के कार्यान्वयन की समीक्षा, वैज्ञानिक तकनीकी वित्तीय चर्चाएं और COP के लिए एजेंडा तय करना। इसमें कई सारी दो तरीके की निकाय है। एक है आपका SBI जिसे हम सब्सिडरी बॉडी ऑफ फॉर इम्प्लीमेंटेशन, कार्यान्वयन को जो करती है तकनीक और वित्तीय स्तर का। दूसरी है सब्सिडरी बॉडी ऑफ फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडिक यानी कि IPCC, आज से वैज्ञानिक इनपुट लेकर नीति निर्माताओं तक इसे पहुंचाने का काम करता है। प्रमुख निष्कर्ष क्या निकले? तो वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य, सूचकांकों पर आंशिक प्रगति, वित्तीय सहायता को लेकर के सहमति नहीं बनती है। COP30 में 100 संभावित सूचकांकों की ड्राफ्ट सूची रखी गई है। न्याय संकट, संक्रमण कार्य कार्यक्रम, बेलेम एक्शन मैकेनिज्म की स्थापना और उद्देश्य यह है कि जीवाश्म ईंधन से दूर होने की प्रक्रिया, प्रभावित श्रमिकों समुदायों को सहयोग देना और COP27 यानी कि शर्म अल शेख जो 2022 में यहां पर हुआ उससे संबंधित। राष्ट्रीय जलवायु योजनाएं NDC, अधिकांश देशों ने फरवरी 2025 तक अद्यतन NDC यहां पे अपने प्रस्तुत कर दिए। ब्राजील ने सितंबर 2025 तक मजबूत NDC जमा करने का आग्रह किया है। वर्तमान में तापमान वृद्धि जो है 2 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचने का यहां पर अनुमान दर्ज कराया गया है। जलवायु वित्त की बात करें तो 1.3 ट्रिलियन USD की मांग की गई है प्रतिवर्ष विकासशील देशों के द्वारा। विकसित देश बात करते हैं तो निजी वित्त पर जोर दे रहे हैं। आलोचना, सार्वजनिक अनुदान यहाँ पर जरूरी है लेकिन विकास विकसित देश के लिए तैयार नहीं है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिलती हैं। और अगला यहाँ पर है जैव विविधता पर अभिसमय COP16। COP16 पक्षकार सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो इसके बारे में थोड़ा सा इसको देख लीजिए। ये ज्यादातर चीजें कहाँ हुआ है ये ज्यादा है और उसमें कुछ अगर नई डेवलपमेंट हुई है तो वो चीजें पूछी जाती हैं। तो 16वां COP पक्षकार सम्मेलन 21 अक्टूबर 2024 को कैली कोलंबिया में हुआ। उद्देश्य था कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना।
प्रकृति कैसी है? तो कानूनी रूप से बाध्यकारी है। हस्ताक्षर किसने किए? तो जून 1992 में रियो डी जेनेरियो में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी इसे कहा जाता है। दिसंबर 1993 से प्रभावी है। और पहला सीओपी जो हुआ 1994 में नसाओ बहामास में आयोजित हुआ। मुख्य उद्देश्य जो है 3 पिलर्स हैं इसकी: जैव विविधता का संरक्षण करना, जैव विविधता के घटकों का सतत उपयोग करना, आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों को उचित और न्यायसंगत साझा करना। अगला है सीबीडी के अंतर्गत प्रमुख कुछ प्रोटोकॉल हैं, जैसे कार्टाजेना प्रोटोकॉल, जिसमें जैव सुरक्षा को लेकर के बात होती है। इसका उद्देश्य यह है कि आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न सुरक्षित संचालन, परिवहन, उपयोग को सुनिश्चित करना। अंगीकृत से 2000 में, प्रभावी किया गया 2003 में। नगोया प्रोटोकॉल की भी बात होती है कई बार, जिसमें लाभ साझाकरण को लेकर के चर्चा होती है। उद्देश्य यह है कि आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच, उपयोग से होने वाले लाभ का न्यायसंगत साझाकरण हो, जहां से पाया गया हो, जिसने बनाया है दोनों के बीच। अंगीकृत 2010 में, प्रभावी हुआ 2014 में। अगला है राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता यानी कि बीबीएनजे समझौता। इसे हाई सीज ट्रीटी भी कहा गया है। अनक्लॉज संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसरण के अंतर्गत वर्ष 2003 में स्वीकृत महासागरों के पारिस्थितिकी, स्वास्थ्य की, प्रदूषण नियंत्रण, जैव विविधता संरक्षण के संसाधनों का उपयोग। मुख्य प्रावधान: समुद्री संरक्षित क्षेत्र की स्थापना, समुद्र तल के खनन, अन्य दोहन गतिविधियों का विनियमन, लाभों का न्यायसंगत वितरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन और विकासशील देशों को समुद्री प्रौद्योगिकियों तक पहुंच प्रदान करना। भारत के संदर्भ बात करें तो भारत ने 2024 में इसमें हस्ताक्षर किए, अभी तक अनुमोदन नहीं किया है। अगस्त 2025 तक तो 40 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, 55 देशों ने अनुमोदन कर दिया है। भारत की पहल क्या है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा 12 सदस्यीय एक समिति गठित की गई है भारत के समुद्री हितों की रक्षा हेतु एक राष्ट्रीय कानून बनाने की। महत्व क्या होगा इसका कि वैश्विक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों में सुरक्षा, उच्च समुद्री क्षेत्रों में संसाधनों का न्यायपूर्ण सतत उपयोग और विकासशील देशों में तकनीकी वित्तीय सहयोग। अगला यहां पर है एवी लिस्ट, जो दुनिया की पहली वैश्विक एकीकृत पक्षी सूची है। 12 जून 2025 को देखा जाए तो एवी लिस्ट का विमोचन हुआ, जो दुनिया की पहली है। उद्देश्य है कि पक्षी विज्ञान में एक साझा वैश्विक भाषा और संरक्षण रणनीति को मजबूत किया जाए। संरचना देखा जाए तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको इसमें ध्यान रखने हैं। 11,131 प्रजातियां, 19,879 उप प्रजातियां, 2,376 वंश, 252 कुल और 46 गणों में इनको विभाजित किया गया है। इंटीग्रेटिव स्पीसीज कॉन्सेप्ट पर आधारित आकृति व्यवहार अनुवांशिकी और पारिस्थितिकी पर आधारित है। कौन कौन संस्थाएं इस पर काम कर रही थी? तो वर्किंग ग्रुप ऑफ एवियन चेकलिस्ट। साझेदार संगठन कौन सा? तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, कॉर्नेल लैब ऑफ ऑर्निथोलॉजी, अमेरिकन ऑर्निथोलॉजिस्ट सोसाइटी इंटरनेशनल, ऑर्निथोलॉजिस्ट ओनियन और एवी बेस्ट। निर्णय क्या था? 8 सदस्यों के वोट पर आधारित और हर वर्ष एक नई जानकारी के आधार पर अद्यतन होती रहेगी। इसे मुफ्त में आप डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट से। वर्गीकरण करें, पक्षियों का वर्गीकरण होगा, उनका नामकरण होगा, वितरण होगा। इससे क्या होगा कि एक वैश्विक स्तर पर एक सहयोग, डेटा साझाकरण, विश्लेषण बेहतर होगा और संरक्षण इत्यादि के काम भी आपके हो जाएंगे। तो ये सारा कुछ यहाँ पर हमें देख लिया। अगला आता है पर्यावरण के बाद एक और टॉपिक जो आपदा एवं आपदा प्रबंधन को लेकर के है। पिछले कुछ समय से, एक साल में, खासकर अगर भारत के दृष्टिकोण से भी देखें तो कई सारी आपदाएं जो है भारत में आती रहती है। इन आपदाएं भी चर्चा का विषय बनती हैं, इस कारण से इनको पढ़ना और समझना भी जरूरी है। आपदा प्रबंधन मुख्यतः मुख्य परीक्षा का टॉपिक है, लेकिन प्रारंभिक परीक्षाओं में भी ऐसी हो रही घटनाओं पर आधारित प्रश्न बन जाते हैं। इसलिए इस टॉपिक से संबंधित कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट पहलुओं को देख लेते हैं। आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2025 ये भारत सरकार के द्वारा यहां पर लाया गया और 9 अप्रैल 2025 से प्रभावी हुआ। इसके संदर्भ में कुछ चीजों को हम यहां पर देख लेते हैं। 1 अगस्त 2024 को विधेयक प्रस्तुत, दिसंबर 2024 पारित, 25 मार्च 2025 को राज्यसभा में रखा गया, राष्ट्रपति की मंजूरी 29 मार्च 2025 को हुई और संशोधन के बाद अब एनडीएमए और एसडीएमए स्वयं अपनी आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार कर सकेंगे। वह सरकार की जरूरत नहीं है। ये संस्थाएं जो कि मूलतः आपदा प्रबंधन को लेकर के लगातार कार्य करती हैं, उन्हें अपने स्तर पर योजनाएं बनाने, क्रियान्वित करने का अवसर मिलेगा। पहले एनएसी और एसईसी यह योजनाएं बनाते थे,
एक तो ये परिवर्तन हुआ है, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा रेगुलेशन बनाने का अधिकार भी मिला है। अधिनियम की धारा 2 में नई परिभाषाएं भी जोड़ी गई हैं और आपदा जोखिम न्यूनीकरण को परिभाषा में शामिल किया गया है। राज्य सरकारें अब शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी गठित कर सकती हैं। राज्य सरकारों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल बनाने का भी अधिकार है और अधिनियम में एनसीएमसी और एचएलसी की वैधानिक दर्जा भी यहां पर दिया गया है। क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2025 के अंतर्गत किस निकाय को पहली बार नियम बनाने का अधिकार दिया गया है? तो आंसर है एनडीएमए। अगला है, अफगानिस्तान में भूकंप की एक स्थिति। 31 अगस्त 2025 को अफगानिस्तान के कुनार प्रांत के आसपास के इलाकों में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। ठीक है, तो क्षेत्र कहाँ है? कुनार, नंगरहार पर्वतीय गांव है आसपास। मुख्य भूकंप जो 6 रिक्टर स्केल का था, आफ्टर शॉक 5.2 का था। मृतकों की संख्या 1400 से अधिक थी। क्षति हजारों पर घर यहां पर ढह गए, विशेषकर मिट्टी और लकड़ी के बने हुए। भूकंप की संवेदनशीलता अफगानिस्तान में यूरेशियन और इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने की स्थिति। उथले भूकंप है, यानी कि ऊर्जा का जो सतह है तेजी से पहुंचता है और जमीनी स्तर पे ऊपरी काफी यहां पर नुकसान पहुंचाता है। मानवीय संकट की स्थिति की गरीबी, विस्थापन, कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्था हालत और भी खराब कर देती है। अंतर्राष्ट्रीय सहायता तालिबान शासन की नीतियों के कारण यहां पर बहुत ही सीमित मिली। भूगोल और समाज की बात करें तो दुर्गम पहाड़ी रास्ते, सांस्कृतिक धार्मिक कारणों से राहत कार्य में बाधा है। इतिहास की बात करें तो 1998, 2002, 2022 में ऐसे कई बड़े भूकंप यहाँ पर क्षेत्र में देखने को मिले हैं। एक क्वेश्चन इसी पर है कि हाल ही में समाचारों में रहा अफगानिस्तान का भूकंप किस टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन पर स्थित क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर है यूरेशियन और इंडियन प्लेट्स। अगला है, म्यांमार में भूकंप ऐसा ही आया 28 मार्च 2025 को। देखा जाए तो यहाँ पे पृथ्वी की सतह के नीचे शिलाओं के टूटने और ऊर्जा के उत्सर्जन के कारण 28 मार्च 2025 को म्यांमार के सांगाइंग फॉल्ट पर 7.7 तीव्रता का भूकंप देखने को मिला और मांडले शहर में है सांगाइंग क्षेत्र। स्ट्राइक स्लिप प्रकार का फॉल्ट था जो भारत और यूरेशियन प्लेट के टकराव के कारण हुआ। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो नेपीदा, राजधानी और मांडले रहे। हानि जो हुई लगभग 3800 मौतें हुई हैं, 10,000 से अधिक घायल हुए और सैकड़ों लोग देखा जाए तो लापता हो गए। ढांचागत स्थिति की बात करें तो घर हों, सड़कें हों, सरकारी भवन हों, काफी यहां पर नुकसान हुआ है। भारत ने इसके लिए मदद की और ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया, जिसके माध्यम से चिकित्सा और मानवीय सहायता म्यांमार तक पहुंचाई है। प्रश्न है कि मार्च 2025 में म्यांमार में आए भूकंप का प्रमुख कारण क्या रहा? तो सांगाइंग फॉल्ट प्लेट का टकराव। इसी तरह उत्तराखंड में बाढ़ और धराली में विनाशकारी प्रभाव देखने को मिले। 5 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी जिले के धराली गंगोत्री मार्ग पर बादल फट गया और खीर गंगा नदी में अचानक यहां पर बाढ़ आ जाती है। तो नदी का नाम ध्यान रखिएगा, कहां आई है और किस जिले में आई है। तो आपदा स्थल धराली उत्तरकाशी गंगोत्री धाम मार्ग समुद्र तल से 8.600 यहां पर आपको फीट की ऊंचाई पर है। मुख्य कारण क्या रहा? तो बादलों का फटना और अत्यधिक वर्षा, जिससे नदी में मलबा और पानी का तेज बहाव हो जाता है। इससे समस्या क्या हुई कि मानव हानि जो 4 मौतें बताई गई, 60 से 70 लोग लापता हैं और मलबे में दबे होने की आशंका है, वो भी काफी नीचे। संपत्ति का नुकसान क्या हुआ कि धराली बाजार में 25 प्लस होटल, गेस्ट हाउस और घर नष्ट हो गए। सांस्कृतिक क्षति की बात करें तो प्राचीन कल्प केदार मंदिर जो है वो मलबे में दब गया। सेना जो है लगातार हर्षल क्षेत्र के सेना में प्रभाव शिविर को नुकसान हुआ, कुछ सैनिक भी लापता हुए हैं। पर्यटन जो है प्रभावित हुआ है। बचाव कार्य में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी की टीमें, ड्रोन, थर्मल कैमरे, एमएफ-70 चिनूक हेलीकॉप्टर इत्यादि का प्रयोग किया गया। लगातार बारिश, भूस्खलन, राष्ट्रीय राजमार्गों संचार ठप, मलबा नदी इत्यादि के कारण आपको वहां पर पहुंचने में बहुत ही समस्या आई। इस तरीके की स्थिति आपको देखने को मिली। क्वेश्चन है, धराली उत्तरकाशी की हालिया बाढ़ किस नदी संबंधित है? तो आंसर है खीर गंगा। पंजाब में देखा जाए तो बाढ़ संकट की एक स्थिति जो कि पिछले 40 वर्षों में सबसे अधिक बाढ़ आपको पंजाब में देखने को मिली और सभी 23 जिले प्रभावित रहे। 3.8 लाख लोग विस्थापित हुए, 11.7 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि नष्ट हो गई
और भारत का अन्न भंडार जिसे पंजाब को कहा जाता था, तो वो यहां पर देखा जाए तो पूरी तरीके से बड़े संकट से जूझ रहा है। मानव प्रभाव की बात करें तो 3.8 लाख लोग प्रभावित, 11.7 लाख हेक्टेयर खराब हो गई। नदी तंत्र यहां पर देखा जाए कौन सी है, तो रावी, ब्यास, सतलुज, घग्गर जैसी नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंचा। बांध प्रबंधन समस्या मुख्य रूप से निकलकर सामने आती है। भाखड़ा हो गया, पोंग हो गए, रंजीत सागर बांधों में अचानक पानी छोड़ दिया गया। बैराज विफलता यानी कि जो माधोपुर बैराज के द्वार पर टूट गया, जिससे गंभीर स्थिति हो जाती है। कमजोर तटबंध है, अवैध खनन की समस्याएं भी इस क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। धुस्सी बांध और नहरें जो है वो असफल हो जाती हैं, जिसके कारण पूरे क्षेत्र में पानी भर जाता है। पर्यावरण खतरा क्या है कि ब्लैक फ्लड भी कहा जाता है, यानी कि औद्योगिक कचरे के साथ एक तरीके से पूरे क्षेत्र में फैलना, उससे कई तरीके की बीमारियां जन्म लेती हैं, जैसे कि हैजा, टाइफाइड, मलेरिया। और आर्थिक असर ये होगा क्योंकि फसल नष्ट हो चुकी है, तो जो किसान है उनकी यहाँ पर आय पर संकट, और खाने पीने के लिए अन्न जिसको हम कहते हैं अन्न भंडार है, तो वहां पर महंगाई की स्थिति बढ़ सकती है, अनाजों की यहाँ पर आपको कमी हो सकती है। क्वेश्चन है कि अगस्त 2025 की पंजाब बाढ़ में कौन सा बैराज टूट गया था, तो यहाँ पर आंसर कौन सा है, माधोपुर बैराज। अगला है देहरादून आपदा 2025। ये सितंबर 2025 में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून मसूरी क्षेत्र में भीषण वर्षा और क्लाउड बस्ट के कारण देखने को मिला। कारण क्या था, तो क्लाउड बस्ट हो जाती है, लगातार भारी बारिश हो जाती है और इसके कारण आपको भूस्खलन हो जाती है। कच्चे पत्थरों से भूस्खलन की समस्या और बढ़ जाती है। क्षति हुई कि पुल बह गए, सड़कें आपको डूब गई, बिजली पानी संचार सब ठप हो गया। मानवीय स्तर पे कई मौतें, सड़कें आपको देखा टूट गई, लोग यहाँ पर पहुंच नहीं पाए, पर्यटक इत्यादि फंस गए। आर्थिक असर यह हुआ कि पर्यटन और स्थानीय व्यापार को नुकसान, और पर्यावरणीय असर हुआ कि मिट्टी का क्षरण, नदियों में मलबा, जल की गुणवत्ता प्रभावित हुई। राहत कार्य में एनडीएफ, एसडीआरएफ जैसी संस्थाएं लगी। इसी तरीके से समस्याएं लगातार आपको पहाड़ी इलाकों में बनी रहती हैं। तो देहरादून आपदा किस कारण से हुई, तो क्लाउड बस्ट और भारी वर्षा, जो कि उत्तराखंड में अक्सर हमें देखने को मिलती है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन 2025 में, यह सितंबर 2025 में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून मसूरी क्षेत्र में भीषण वर्षा और क्लाउड बस्ट से तबाही के कारण, आई थिंक ये सेम टॉपिक है यहाँ पे। सितंबर 2025 में फ्रांस में 7वां ICDRI सम्मेलन आयोजित हुआ और इसमें अफ्रीकी संघ आपदा रोधी आयोजन स्थल पहली बार यूरोप में आयोजित हुआ। इसकी थीम रखी गई शेपिंग अ रेजिलिएंट फ्यूचर फॉर कोस्टल रीजन। CDRI भारत द्वारा 2019 में स्थापित किया गया है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नया जो सदस्य बना वो अफ्रीकी संघ हो गया है, और तटीय समुदाय की सुभेद्यता जो इस समय देखा है तो विश्व में 60% आबादी और 2/3 बड़े शहर जो है तटों पर बसे हैं, और उसके कारण समुद्री जलस्तर बढ़ने से आपदा सबसे ज्यादा इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। समुद्री जलस्तर का बढ़ना, चक्रवात, सुनामी, तूफानी ज्वार, तटीय अपरदन आपको तटीय शहरों को नुकसान पहुंचाएंगे। पारिस्थितिक तंत्र संकट की बात करें तो मैंग्रोव, कोरल रीफ, जैव विविधता यहाँ पर गहरा नुकसान होगा। आर्थिक प्रभाव की बात करें तो चक्रवात जैसी यहाँ पर स्थितियों के कारण करीब बिलियंस में यहाँ पर अवसंरचना की क्षति होती है। भारत के अन्य पहले अगर हम देखें तो CRZ अधिसूचना 2019, ICJMP, CBI, INCOIS के मानचित्रण सहयोग और वैश्विक सहयोग में CDRI की IRIS और रेजिलियंस एक्सेलरेशन फंड जैसी योजनाएं हैं। इसी पर एक क्वेश्चन है, ICDRI 2025 का आयोजन किस देश में हुआ और उसकी थीम क्या रखी गई, तो आंसर हो जाएगा रेजिलिएंट फ्यूचर ऑफ कोस्टल रीजन। ठीक है, तो ये आपका यहां पर पर्यावरण का टॉपिक हो गया। अगला इसमें आता है आंतरिक सुरक्षा संबंधित विषय। आंतरिक सुरक्षा यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक, जो कि भारत में देखा जाए तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि इंटरनल सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और चर्चा का विषय बने रहते हैं। भारत सरकार के द्वारा सुरक्षा को मजबूत करने को लेकर कुछ अभियान भी चलाए जाते हैं। तो ऐसे ही जो टॉपिक चर्चा का विषय है उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था पाकिस्तान के विरुद्ध 6 से 7 मई 2025 की रात भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा, क्योंकि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम पर यहाँ पर आतंकवादियों के द्वारा जो कि पाकिस्तान से आए थे
उसका एक तरीके से जवाबी कार्रवाई आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट करने के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया गया। लक्ष्य क्या था? पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। नाम यहाँ पर जो सिंदूर रखा गया था उसके पीछे का तर्क था शक्ति, साहस और भारतीय परंपरा के प्रतीक के तौर पर। सैन्य क्षमता, भारतीय सेना की तेज और सटीक कार्यवाही के कारण यहाँ पे सभी ठिकानों को नष्ट किया गया। रणनीति के यहाँ पर देखा जाए तो स्थिति सीमाओं से परे जाकर आतंकवाद को पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों तक टारगेट किया गया और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत का एक दृढ़ रुख यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। इसी पर क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन सिंदूर किससे संबंधित है? तो पाकिस्तान व पीओके के आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक। ऑपरेशन शिवशक्ति और ऑपरेशन महादेव, ये जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले और सीमा पार घुसपैठ की बढ़ती घटनाओं को रोकने को लेकर के जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन शिवशक्ति चलाए गए थे। ऑपरेशन महादेव की बात करें तो अप्रैल 2025 में पहलगाम हमले 22 अप्रैल को बैसरन घाटी के जवाब में शुरू हुआ। उद्देश्य था कि हमले के मास्टरमाइंड हाशिम मूसा का खात्मा करना। रणनीति क्या रही कि दाचिगामचे के जंगलों में 14 दिन तलाशी अभियान, ड्रोन प्लस यहाँ पे तकनीकी निगरानी से आतंकी ठिकानों की पहचान करना। 24 राष्ट्रीय राइफल और 4 पैरा यूनिट्स की इसमें भागीदारी रही। परिणाम यहाँ के 3 आतंकियों को ढेर किया गया, लश्कर नेटवर्क को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया और सुरक्षा बलों का इससे मनोबल बढ़ा, स्थानीय खुफिया सहयोग बढ़ा और भी ज्यादा मजबूत हुए। वहीं ऑपरेशन शिवशक्ति जो है जुलाई 2025 में शुरू किया गया। 30 जुलाई 2025 को एलओसी डिगवार सेक्टर पुंछ में शुरू हुआ। भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कॉर्प्स 16 कॉर्प्स प्लस जेकेपी यहां पर मिलकर के काम कर रहे थे। उद्देश्य यह था घुसपैठ को रोका जाए, सीमा पार आतंकी गतिविधियों को समय रहते नाकाम किया जाए, नागरिकों और महत्वपूर्ण ढांचे को सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। रणनीतिक पृष्ठभूमि के दृष्टिकोण से ऑपरेशन महादेव के बाद इसे यह संकेत मिला कि भारत रिएक्टिव से प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी की ओर बढ़ चुका है। तकनीकी इस्तेमाल में क्या क्या किया गया? तो ड्रोन निगरानी, थर्मल इमेजिंग, हाईटेक उपकरणों का प्रयोग और स्थानीय पुलिस खुफिया तंत्र का सहयोग मिला और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को नष्ट करने को लेकर के एक सजग कार्रवाई के तौर पर इसे देखा गया। इसी पर क्वेश्चन के हाल ही में चर्चा रहा ऑपरेशन शिवशक्ति किससे संबंधित है? तो घुसपैठ रोधी एक अभियान है। लद्दाख विरोध प्रदर्शन 2025 में हमें यहां पे देखने को मिला। 2019 में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। उसके बाद लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। लेकिन हाल ही में देखा जाए तो एक बार फिर से यहां पर लद्दाख को एक पूर्ण राज्य बनाने को लेकर के लगातार चर्चा हुई। अनुच्छेद सूची 6 में से शामिल करने की बात हुई और उसको लेकर के हिंसक प्रदर्शन हुए। मुख्य मांगे थी कि राज्य को दर्जा मिले, छठी अनुसूची में शामिल किया जाए, अलग लोक सेवा आयोग बने, बेहतर प्रतिनिधित्व हो। छठी अनुसूची की अहमियत लद्दाख की 90% से अधिक जनजातीय आबादी के अधिकार और पहचान की सुरक्षा। राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करें तो केवल एक लोकसभा सीट है, जिसके लिए 2 अलग अलग, लेह के लिए एक अलग और कारगिल के लिए एक अलग। साथ ही राज्यसभा प्रतिनिधित्व भी क्षेत्र को मिले। लोकतांत्रिक जो कमी है वर्तमान में उसे यहाँ पर एलजी और नौकरशाहों के माथों में, जिससे जनता का सीधा नियंत्रण यहाँ पर नहीं है। सांस्कृतिक सुरक्षा भी है कि भूमि है, रोजगार है, परंपरा को बचाने को लेकर के संवैधानिक दर्जे की यहाँ पर आवश्यकता है। भू राजनीतिक महत्व की अगर हम बात करें तो लद्दाख की सीमाएं हैं एलओसी से लगती हैं, जिसके कारण जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगने से और चीन के साथ हमारे लगातार झड़प भी होते रहते हैं। इस कारण से यह क्षेत्र बहुत ही यहाँ पर संवेदनशील है। युवाओं की आकांक्षा है कि स्थानीय भर्ती से शिक्षा प्राप्त युवाओं को अवसर मिले, विस्थापन की जो समस्या इस क्षेत्र में देखने को मिल रही है उसमें कमी आए। विरोध में तर्क है कि देखिए सुरक्षा कारण चिंताजनक है, चीन के साथ संबंध अच्छे नहीं है, कम आबादी है, संसाधन पर दूसरे पर निर्भरता है, गुटबाजी की स्थिति है और ऐसे क्षेत्र में यहाँ पर जरूरी है कि केंद्र का नियंत्रण बना रहे। सरकार ने प्रयास अपने स्तर पर जरूर किए हैं, जैसे कि उच्च स्तरीय समिति का गठन, एसटी आरक्षण 84%, महिलाओं को 33%, भर्ती प्रक्रिया, भाषाओं को मान्यता देने जैसे प्रयास यहाँ पर जरूर किए गए हैं। इसी पर एक क्वेश्चन है कि लद्दाख विरोध प्रदर्शनों की मुख्य मांगों में से कौन सा सही है? तो आंसर है 1, 2, 3 यानी कि राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची में शामिल और यहाँ पे लोक सेवा आयोग। अगला है कुकी जो शांति समझौता 2025। केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार ने हिंसा प्रभावित राज्यों में शांति और स्थिरता को बनाए रखने को लेकर के पुनर्निर्धारित नियम व शर्तों के आधार पर ऑपरेशन निलंबन समझौता किया है।
देखा जाए तो मणिपुर 2023 से लगातार चल रहा है। कुकी और मैतेई के मध्य विवाद है, काफी सारे यहाँ पर हिंसक आंदोलन, हिंसक घटनाएं हो चुकी हैं। कई लोगों के मारे जाने की घटनाएं हो चुकी हैं। इतिहास है कि 1990 से कुकी नगा संघर्ष के बाद ये पहली बार इस तरह का कोई समझौता हुआ है। नया समझौता जो है 1 वर्ष के लिए यहाँ पर आपको प्रभावी रहेगा, जिसमें शर्तें कुछ इस तरीके की हैं कि केंद्र सरकार, मणिपुर सरकार, कुकी जो समूह तीनों यहाँ पे पक्षकार हैं, विद्रोही हिंसा का त्याग करेंगे। संवैधानिक ढांचे के तहत यहाँ पर कार्य किया जाएगा। मुख्य धारा का एकीकरण, हथियारों का समर्पण, कार्यकर्ताओं का पुनर्वास, सामाजिक आर्थिक विकास। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 का खोला जाएगा। इंफॉल दीमापुर मार्ग को 2 वर्षों से जो बंद है। आवश्यक वस्तुओं, यात्रियों के लिए मुफ्त यहाँ पर आवाजाही को बढ़ाया जाए। निगरानी तंत्र भी बनाई जाएगी। इसके अलावा कैडर सत्यापन, निर्वासन की समस्याएं, जो विदेशी नागरिकों को देश से बाहर भेजा जाए। क्षेत्रीय अखंडता मणिपुर की बनाए रखी जाए। शिविर स्थानांतरण, 7 निर्दिष्ट शिविरों को यहाँ पर हटाया जाएगा। समझौते का महत्व क्या है कि उग्रवाद, हथियारों के प्रसार को कम करना, संवाद के माध्यम से यहाँ पे संघर्ष को समाप्त करना, पहाड़ी क्षेत्रों का सामाजिक आर्थिक उत्थान, जातीय सद्भाव और स्थिरता। क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन निलंबन किस राज्य से है? तो मणिपुर। इसके अलावा भारत में नक्सलवाद की स्थिति, जो गृह मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर आंकड़े जारी किए गए हैं। नक्सलवाद देखा जाए तो नक्सलवादी विद्रोह 1967 में जन्म लेता है। मुख्य मांगे थी कि भूमि का पुनर्वितरण किया जाए, आदिवासी अधिकारों की रक्षा की जाए, राज्य विरोधी क्रांतिकारी राजनीतियां जो थी उनको यहाँ पर खत्म किया जाए। प्रसार यह है कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में लाल गरिया, जो कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तक ये धीरे धीरे फैलता चला गया। चरम 2000 के दशक की शुरुआत में इनका 20 राज्यों के 223 जिलों में ये सक्रिय हो चुके थे। नक्सलवाद का कारण था खनन, बांध, औद्योगिक परियोजनाओं से भूमि अधिग्रहण और विस्थापन, आदिवासी क्षेत्रों में शासन की कमी और जो गरीबी की समस्या थी वो लगातार बढ़ रही थी। वन कानूनों के तहत शोषण और अधिकारों का अभाव था और सामाजिक न्याय, माओवादी विचारधारा से जुड़ जाते हैं और नक्सलवाद धीरे धीरे बढ़ने लगती है। लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो तेज कार्यवाही के माध्यम से सुरक्षा उपाय अपनाए गए, जैसे ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया गया, सुरक्षा शिविर, ड्रोन, आधुनिक हथियार। कई सारे विकास पहले भी चलाई गई, चाहे वह एलडब्ल्यू जिलों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, टेलीकॉम। इसके कारण आत्मसमर्पण बढ़े, पुनर्वास हुए, जो नक्सली थे वो धीरे धीरे समाज की मुख्यधारा में शामिल होने लग जाते हैं। सामुदायिक भागीदारी बढ़ती है कि आदिवासी समुदाय के द्वारा नक्सलियों का समर्थन जो होता है वो कम कर दिया जाता है और राजनीतिक इच्छा शक्ति का यहाँ पर उदय होता है। और वर्तमान जो परिदृश्य इससे निकल कर आता है कि 2023 तक 45 जो प्रभावित जिले थे उनकी संख्या जो है पहले 223 हुआ करती थी, अब सिर्फ 45 रह गई है। इसके अलावा नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की मौतों का जो रिकॉर्ड जो लगातार हाई था वो यहाँ पर कमी आई है। बस्तर और गढ़चिरौली तक यहाँ पर देखा तो हिंसा ज्यादातर मुख्यतः नक्सली वाले इलाकों में सीमित रह गई है। तो इस क्षेत्र में लगातार इस तरह के विस्थापन, शिक्षा, सड़क, आर्थिक विकास जैसे पहलू के अगर हम विकसित करेंगे तो इसको भी धीरे धीरे समाप्त किया जा सकेगा। इसी पर एक क्वेश्चन है, नक्सलवादी आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर है 1967। आंसर है इसका बी। अगला है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ये भी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री के द्वारा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया था। आयोजन इसका हुआ था छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा हैं। ऑपरेशन जो था वो क्यों चलाया गया था, किसके विरुद्ध चलाया गया था? तो स्थान था करेगुट्टालू पहाड़ी, छत्तीसगढ़ में। सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस और जीआरजी और कोबरा कमांडो मिलकर के इसको चला रहे थे। ये अब तक का सबसे बड़ा एक नक्सल विरोधी अभियान था जो उनको खत्म करने को लेकर के चलाया गया था। इसके अलावा भारत में धन शोधन संबंधित मुद्दा, इसको लेकर के लगातार यहाँ पर प्रयास करने को लेकर के काम करने की बात हुई है। धन शोधन यानी कि अवैध रूप से अर्जित धन को बैंकिंग चैनल और वित्तीय नेटवर्क के माध्यम से वैध रूप में दिखाया जाता है। सामान्य तरीके होते हैं जैसे शेल कंपनियां बना लेना, हवाला नेटवर्क विकसित करना, व्यापार आधारित वस्तुओं खरीद फरोख्त, रियल एस्टेट का निवेश, क्रिप्टो करेंसी और डार्कनेट से लेन देन। भारत में इसको लेकर के कानूनी ढांचा विकसित किया गया जिसको नाम दिया गया PMLA 2002। इस कानून का उद्देश्य ये था कि जो धन शोधन को रोकना है, अपराध जो है इस तरीके से किए जा रहे हैं उसमें जब्ती करनी है। इसकी नोडल एजेंसी बनाएगी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय, इस तरीके के मुद्दों को देखेगी और कार्रवाई करेगी।
साथ ही कई अन्य कानून बना दिए गए, जैसे बेनामी लेन देन अधिनियम, काला धन अधिनियम, भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम और फेमा। 2019 में देखा है इसमें संशोधन किया गया था और अपराध की आय को परिभाषित किया गया, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ दोनों को शामिल कर दिया गया। ईडी की तलाशी जब्ती कुर्की शक्तियों में वृद्धि हुई। एफएटीएफ के मानकों का संरक्षण किया गया। इस तरीके से इसको और भी ज्यादा मजबूत करने का प्रयास। इसके अलावा देखा है, इसी पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में धन शोधन से निपटने के लिए मुख्य कौन सा कानून है? तो आंसर कौन सा है? पीएमएलए 2002। तो चलिए यहाँ पर हो गया आपका ये भी टॉपिक समाप्त। तो आज के सत्र में हमने यहाँ पर पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा, 3 पहलुओं को रिवीजन कर लिया है पिछले 1 साल के सभी घटनाक्रमों का, उससे संबंधित प्रश्नों का, प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से। मेंस के प्रश्न भी शामिल हैं। सभी अभ्यर्थी जो भी यहाँ पर मेंस को लेकर के प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जैसे ही प्रीलिम्स की परीक्षा आपकी समाप्त होती है तो वापस से इस वीडियो को एक बार फिर से देखना है। जो मेंस के क्वेश्चन है उन पर मेंस की आंसर राइटिंग भी करनी। और यदि आपके पास बुक है या ई बुक है तो भी आप वहां पर से जाकर उसको पढ़ सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं और साथ ही साथ उनके क्वेश्चन की आंसर राइटिंग भी करते चल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सत्र में कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट पहलुओं को, टॉपिक को हम पढ़ेंगे आपके साथ। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।